Good morning, students of class 9th. In biology, I am going to start a new chapter, that is tissue. As you know, tissue is the group of cells similar in structure and function. टिश्यू सेल्स का एक समूह है, ग्रुप है, और उसके ग्रुप के सारे सेल्स स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम होते हैं, एकदम सेम होंगे। अब देखो, टिश्यू पहले हम लोग प्लांट में टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल में टिश्यू पढ़ेंगे। प्लांट में टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिस्टेम। Meristematic tissue is the group of those cells which have capacity to divide. If the cells of tissue have capacity to divide, guaranteed that tissue is meristematic tissue. But if the cells have no capacity to divide, the tissue will be called permanent tissue. Meristematic tissue क्या है? उसके सेल में डिवीजन की क्षमता है। अगर किसी प्लांट टिश्यू के सेल डिवाइड करते जा रहे हैं तो वो क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का होगा। कौन कौन? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल, as you know, apical. Which part is called apical part? पेड़ के ऊपर स्टेम का लास्ट पोर्शन, that is apical portion. Similarly, the last portion of the root is apical. एपिकल रीजन में जो भी टिश्यू होगा वो क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम होगा। इस मेरिस्टेम से एपिकल रीजन में जब है सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे, क्या होगा? ग्रोथ होते जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ग्रोथ इन स्टेम्स एंड रूट्स। दूसरा क्या होगा? लेटरल। जानते हो, बगल वाले पोर्शन को लेटरल कहते हैं। किसी प्लांट के स्टेम या रूट में लेटरल पोर्शन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, द टिश्यू हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड, उसको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। अब ये लेटरल मेरिस्टेम से क्या होगा? बगल में जब सेल डिवाइड होते जाएंगे तो स्टेम क्या होगा? मोटा होता जाएगा। रूट क्या होगा? मोटा होता जाएगा। अब लेंथ में जो वृद्धि हुई, लेंथ बढ़ा, वो ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, और मोटाई में जो वृद्धि हुई ये ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। 2 मेरिस्टेम। तीसरा मेरिस्टेम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये 2 टिश्यूज के बीच में सप्रेस्ड टिश्यू है, इसको कहते हैं इंटरकैलरी। अब इंटरकैलरी में कभी कभी बीच में तुम देखते होगे नोड वगैरह के पास से नया ब्रांच निकलेगा, नया बड निकलेगा, बीच से कुछ निकलता है, बीच में भी डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये इंटर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इस तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स द टिश्यू हैविंग सेल्स कैपेबल टू डिवाइड। 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem, intercalary meristem. Now we will describe हर परमानेंट टिश्यू पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तब तक वो मेरिस्टेमेटिक है जब तक उसके सेल डिवाइड करते जा रहे हैं, और जब वो डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर देंगे उसी समय वो कन्वर्ट हो गया परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवाइड नहीं होते। परमानेंट टिश्यू 2 तरह का होगा, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कुछ लोग कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड भी कहते हैं। सिंपल परमानेंट एक ही तरह के सेल का बना होगा, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सो मेनी टाइप्स के सेल्स ग्रुप बना लेंगे
और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल को हम लोग देखें, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा and sclerenchyma. In figure you will see parenchyma. हर पैरेन्काइमा प्रीवियसली क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जब तक सेल डिवाइड कर रहे थे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, चाहे जिस रीजन में हो, एपिकल रीजन हो, लेटरल रीजन हो या इंटरकैलरी रीजन हो। लेकिन जैसे ही डिवीजन लूज किया वो कन्वर्ट हो गया परमानेंट में और वो हुआ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के जो सेल होते हैं वो लिविंग होंगे और एक टिपिकल सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इसमें होंगे, लिविंग होंगे। लगभग टोटल सेल आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक मीन्स उनका डायमीटर लगभग सेम होता है। जब आइसोडायमेट्रिक होंगे तो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इंटरसेलुलर स्पेस देखोगे, जो अगल बगल के सेल हैं एडजेसेंट सेल के बीच में कुछ स्पेस होगा। ये पहचान है हमारे पैरेन्काइमा का। ये लीव्स के पेलिसेड में होते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और मैक्सिमम ये पैरेन्काइमा होते हैं। सेल लिविंग है, डेड नहीं है, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। देखोगे परस्पर सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा और वो डिस्टिंक्ट होगा, उसको हम माइक्रोस्कोप में आराम से देख पाएंगे। अब जब यही डेड होना शुरू कर देते हैं पैरेन्काइमा के सेल, तो इनके सेल वॉल पर धीरे धीरे लिग्निन या सेलुलोज एक्युमुलेट होने लगता है और इससे सेल वॉल मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। इनकी रिजिडिटी बढ़ती जाएगी और ये पैरेन्काइमा के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे कोलेन्काइमा में। ये स्लाइड रिजिड होते हैं। ड्यू टू रिजिडिटी दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। लेकिन यहाँ सेल डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। अगर लिविंग है तो उनमें न्यूक्लियस होगा और अगर डेड हो गए तो सेल उनमें अगर कोलेन्काइमा के सेल डेड है तो न्यूक्लियस नहीं होगा और अगर डेड नहीं है तो न्यूक्लियस होगा। अब बाकी जो कन्वर्शन है पैरेन्काइमा से कोलेन्काइमा में, कोलेन्काइमा से अब स्क्लेरेन्काइमा में जब हमारा टिश्यू जाएगा उस समय रिजिडिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। रिजिडिटी बढ़ेगी और बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता, जो कॉर्नर्स थे सेल के, वहाँ पर काफ़ी लिग्निन एक्युमुलेट होगा। ये लिग्निन के जमाव से कोना काफ़ी मोटा हो जाएगा और ये सारे सेल अब कंप्लीटली डेड हो जाएंगे, एकदम डेड। जब डेड हो गए, देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल, देयर इज नो न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, देयर आर नो प्लास्टिड्स इनसाइड द सेल और ये कंप्लीट एक हार्ड नेटवर्क बन जाएगा। यहाँ इस फिगर में ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है और इसी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ दिखाया गया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप बहुत से फाइबर्स भी देखेंगे, फाइबर भी बन जाते हैं, एक नेटवर्क बन जाएगा, जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इससे रिजिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अपने लोकल भाषा में देखोगे, ये प्लांट के जो स्टेम्स हैं, जो पक जाता है खोम, अपने देहाती भाषा में लोग पक जाना कहते हैं, जो एकदम पक गया वो समझो कि कंप्लीटली स्क्लेरेन्काइमा में बदल गया। वहाँ सेल डेड होते हैं लेकिन रिजिडिटी काफ़ी होती है। ये कंप्लीट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से हमारा परमानेंट टिश्यू का जो सिंपल टिश्यू था, सिंपल परमानेंट, वो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स। नाउ
The second type of permanent tissue is complex tissue, in which there are two types of tissue, xylem and phloem. These both xylem and phloem are groups of different cells. All the cells are permanent cells. It means they have no capacity to divide, hence they have been kept in permanent tissue. Xylem and phloem both collectively called vascular bundle, and they are responsible for internal circulation in plant. By xylem vessel, water absorbed by root reaches up to leaves, and by phloem tissue, the food prepared, synthesized in leaf is transported up to root. In this way, xylem and phloem both are responsible for transportation of water and food material respectively. That's okay. Thank you.